नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत की जानिब से हर रोज़ सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि अवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ों, कमज़ोरों और औरतों का जिहाद हज और उम्रा है। तो आपने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के बारे में फरमाया कि बूढ़ों का, औरतों का और कमज़ोरों का जो जिहाद है वो हज और उम्रा है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम खबरों की जानिब आपके लिए चलते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले गुज़िश्ता 12 बरसों से यानी नरेंद्र मोदी की हुकूमत में फ़िरका परस्ती, महंगाई में, बेरोज़गारी में और आप देखिए हुकूक़ इंसानी के जो खिलाफ वर्जियों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। आप अंदाज़ा कीजिए कि यानी लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि यूपीएससी जिहाद का नारा लगाया गया। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि किस तरह थूक जिहाद कहा गया, जीन्स जिहाद कहा गया, यूपीएससी जिहाद के बारे में बात की गई, लैंड जिहाद के बारे में बात की गई। तो मुख्तलिफ बहानों से ख़ास तौर पर बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों और अगर ख़ास तौर पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर मज़ालिम की हद कर दी गई। हद तो ये है कि आप खुद महाराष्ट्र में भी देखेंगे कि पाकिस्तान जीतने पर किसी ने कहा कि एक लड़के ने पाकिस्तान की तायद में नारा लगाया है तो फिर उसके घर को, उसके चचा की दुकान वगैरह को भी बुलडोज़र चला कर तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया, मुनहदम कर दिया गया। तो मुख्तलिफ बहानों से मुसलमानों को सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गुंडा कह दिया किसी ने, एक बुज़ुर्ग मुसलमान ने। तो आपने देखा कि किस तरह उन्हें गिरफ़्तार किया गया, किस तरह उन्हें उठक बैठक करने पर मजबूर किया गया। हद तो ये है कि उस शख्स ने योगी आदित्यनाथ को भी गुंडा कहा था। तो बहरहाल मोदी और योगी को गुंडा कहने पर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो इज़हार ख़्याल की जो आज़ादी है जमहूरियत में, अगर आप कल के दिन हो सकता है कि मोदी को कांग्रेसी कायदीन डिक्टेटर कर रहे हैं, मोदी को कांग्रेसी कायदीन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब सबकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अगर आप मुसलमान हैं तो गिरफ़्तार किए जाएंगे, अगर आप देखेंगे कि अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक वाक़या पेश आया है जहां पर एक 1.5 साला लड़के को उसकी माँ से शादी करने के खातिर अपनी यानी उस लड़के को रुकावट समझते हुए एक 30 साल का जो जितेंद्र है, जितेंद्र ने उस 1.5 साला लड़के को पटक कर कत्ल कर दिया। और आप देखेंगे उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए थी। उसकी सज़ा फौरी गोली मार देनी चाहिए थी उसे, या फिर उसका इनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन आपको बता दूं कि पुलिस ने उसके पैरों में गोली मारी है। जबकि उत्तर प्रदेश में कत्ल होता है 17 साला लड़के का, यानी दोस्तों की लड़ाई में 17 साला लड़के का कत्ल होता है। तो फिर उस लड़के के कत्ल का जिस पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है, उस लड़के को आप देखेंगे कि किस तरह, कल की बात बता रहा हूँ कि किस तरह पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया है, उसे शहीद कर दिया है। तो ये चीज़ें इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि कहीं ना कहीं तासुब, जानिबदारी और इम्तियाज़ी सलूक का निशाना मुसलमानों को बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, आपको बताना ये ज़रूरी है कि 1993 में आपने देखा कि बम्बई में जो बम धमाके हुए थे 12 मार्च 1993, सारी दुनिया याद रखेगी, सारा बम्बई याद रखेगा। और आप देखेंगे कि वो रिटेलिएशन था, यानी जवाबी हमला था, क्योंकि 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जिस तरह मुस्लिम कुछ फसादात फूट पड़े थे, मुसलमानों का बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था। बम्बई में मुसलमानों की यानी घरों को आग लगाई गई थी, कत्ल किया गया था। तो उसके बाद आपने देखा कि किस तरह 1993 में दाऊद इब्राहिम यानी डी गैंग ने वहाँ पर बम धमाके किए थे, जैसा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और हमारे निफाज कानून की एजेंसीज़ कहती हैं। तो बहरहाल दाऊद इब्राहिम, तो उसके बाद दाऊद इब्राहिम का पता नहीं चला। आज दाऊद इब्राहिम की उम्र 70 साल है। अगर दाऊद इब्राहिम ज़िंदा हो तो बहरहाल आपको बताना ज़रूरी है कि दाऊद इब्राहिम का नाम फिर एक बार मंजर-ए-आम पर आ रहा है। उस वक्त आपने देखा कि किस तरह छोटा शकील का नाम लिया गया था, किस तरह टाइगर मेमन का नाम लिया गया था और याकूब मेमन का नाम लिया गया था। याकूब मेमन ने हिंदुस्तान के निज़ाम क़ानून पर पूरा भरोसा किया और फिर
वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया और उसे उम्मीद थी कि उसे सज़ाए उम्र कैद होगी, लेकिन आपने देखा कि किस तरह याकूब मेमन को सूली पर चढ़ा दिया गया। और कई ऐसे जो मुसलमानों के कातिल थे वो आज गुजरात में भी आज़ाद फिर रहे हैं, बल्कि आज़ाद फिरना तो दूर की बात है, आला ओहदों पर फायज भी हैं। इसमें पुलिस वाले भी हैं, इसमें पॉलिटिशियंस भी है। तो बहरहाल इशरत बानो केस के इनकाउंटर है, 5 नौजवानों को इनकाउंटर कर दिया जाता है और बाद में अदालत कहती है कि ये जाली इनकाउंटर, ये फेक इनकाउंटर है। उसके बावजूद भी पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। पुलिस वालों के साथ यानी सज़ा, गिरफ्तार तो किया गया लेकिन उन्हें सज़ा नहीं दी गई। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना क्या गुनाह है, क्या जुर्म है, एक सवाल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि दाऊद इब्राहिम गैंग के बारे में कहा गया कि 1993 में 12 मार्च 1993 को ज़बरदस्त वहाँ पर धमाके किए गए थे। उन धमाकों में आपको बता दूं कि बेतहाशा लोग मारे गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त डी कंपनी के बारे में ये कहा गया कि डी कंपनी ने बड़ा जुल्म किया है, डी कंपनी ने ये काम किया है जिससे हज़ारों लोग यानी मुतासिर हुए हैं। और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि किस तरह के लोग मुतासिर हुए हैं। तो बहरहाल 300 के करीब यानी 257 लोग मारे गए थे और फिर 700 लोग ज़ख्मी हुए थे। और उसके बाद आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम के हवाले से कहा गया था कि हमने फसादात का बदला ले लिया है। लेकिन एक बात बता दूं कि टाइगर मेमन आज तक पता नहीं चल सका, दाऊद इब्राहिम का आज तक पता नहीं चल सका और ना हम दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान मुंतकिल कर सके। लेकिन याकूब मेमन जिसे बहुत ज़्यादा भरोसा था हिंदुस्तान के निज़ाम इंसाफ पर, निज़ाम अदलिया पर, तो बहरहाल उसे सज़ाए मौत सुनाई गई और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। तो बहरहाल अभी खबर आ रही है नाज़रीन, और आपको ये बता दूं कि फिर एक मरतबा दाऊद इब्राहिम गैंग के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की खुफिया तंजीम ISI की मदद से हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना हमले करने या 1993 के जो जिस तरह हमले हुए हैं, बम सिलसिलेवार बम धमाके, उसी तरह के हमले करने के मंसूबे बना रही है। और इसकी वजह यह है कि एक तो इंटेलिजेंस राय का कहना है कि दाऊद इब्राहिम अपनी साख बहाल करने के लिए तैयार है। ख़ासतौर पर फिल्म धुरंधर जो आया था, आपने देखा कि किस तरह उसमें एक बड़े साहब का किरदार था। ये कहा जाता है कि बड़े साहब का किरदार जो था वो दरअसल दाऊद इब्राहिम की तरफ इशारा था। वैसे भी आपको बता दूं कि ये भी कहा गया कि दाऊद इब्राहिम में ये एहसास पाया जाता है कि बम्बई अंडरवर्ल्ड पर उसकी गिरफ्त कमज़ोर हो गई है, तो फिर वो फिर मुंबई में दोबारा सरगर्म हो गया है। और ये भी कहा जाता है कि डी कंपनी के नए मेंबर्स की भर्ती करने की पूरी कोशिश कर रही है और शकील गैंग को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा ट्रेनिंग और नए अरकान को मुसल्लह करने की यानी हथियार से मुसल्लह करने की जिम्मेदारी ISI ने ली है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अब देखना ये है कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज दाऊद इब्राहिम के इन मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए क्या करते हैं, या पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ और खेल खेल रही हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन दिल्ली में हालिया अरसे के दौरान 9 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। उनके बारे में भी कहा गया कि इनका ताल्लुक भी डी गैंग से और हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम बना दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि डी गैंग जिन नए मेंबर्स को भर्ती कर रही है उन्हें अपने हकीकी मंसूबे से या प्लान से बेखबर रखे हुई है, यानी कोई मंसूबा वो नहीं बता रही है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक दाऊद इब्राहिम का सवाल है, दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रूपोज है। और आपने ये भी देखा है कि अलल ऐलान उसने दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेट के सबसे अहम बल्लेबाज जो होते हैं जावेद मियांदाद, जो इमरान के बहुत ही करीबी साथी थे, तो बहरहाल जावेद मियांदाद के बेटे से दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी हुई। और आपने देखा कि ये कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम एक फ़र्जी नाम के साथ कराची में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान में उसी तरह के दहशतगर्दाना हमले करेंगे जिस तरह 1993 में किए गए। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि जिस तरह मुसलमानों पर जुल्म हुआ है, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में और बीजेपी की ज़ेर इख्तियार रियासतों में, वो इंतहाई डेंजर है। क्योंकि आपको बता दूं कि अदालतें ही अब हिंदुस्तान को बचा सकती हैं। दाऊद इब्राहिम हो या कोई और हो, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब अदालतें होश में आती हैं, अदालतें बेदार होती हैं और अदालतें खुद नोटिस
नोटिस लेती हैं, यानी सो मोटो एक्शन लेती है, तब कहीं जाकर हुकूमतों को, पकड़ निफाज कानून की एजेंसियों को, पुलिस को अकल आती है। वरना आप देखेंगे कि अगर पुलिस तासुब बरसे, अगर अदालतें हुकूमत के दबाव में काम करें, या फिर आप देखेंगे कि डर खौफ का माहौल पैदा करें, तो फिर ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि डी गैंग अपनी हिंदुस्तान में अपनी मौजूदगी, अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए, अपनी गिरफ्त मजबूत है ये बताने के लिए, या अपनी इमेज जो है उसे यानी साफ़ सुथरी रखने या इमेज बहाल करने या साख बहाल करने के लिए हिंदुस्तान के अहम शख्सियतों को भी निशाना बना सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या दाऊद इब्राहिम की जो गैंग है, डी गैंग है, वो किन अहम शख्सियतों को निशाना बना सकती है? वो कौन सी शख्सियतें हैं जो दाऊद इब्राहिम के निशाने पर है? वो कौन से सियासतदान हैं जो दाऊद इब्राहिम के निशाने पर है? ये एक अहम सवाल है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ इंटेलिजेंस ही दे सकती है। और आपको बता दूं कि तेलुगु अखबारात में, तेलुगु मीडिया में इस ताल्लुक़ से खबरें बहुत ज़्यादा पेश की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं। बहरहाल दाऊद इब्राहिम ज़िंदा है या नहीं है, ये तक हम समझते हैं कि मीडिया को नहीं मालूम है। और दूसरी अहम बात यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी दाऊद इब्राहिम को पता चलाने में बिल्कुल तौर पर नाकाम रहे हैं। यह अलग बात है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से दाऊद इब्राहिम के पासपोर्ट्स, नंबरात, जो मुख्तलिफ पासपोर्ट्स हैं, वो नंबरात भी मंजर आम पर लाए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि फिलवक्त दाऊद इब्राहिम कराची में रूपोश है, कोई कहता है कि इस्लामाबाद में रूपोश है, तो ये अजीब गरीब बातें हैं। कोई कहता है कि दुबई में रूपोश है। तो ये देखना हमारे इंटेलिजेंस का काम है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि दाऊद इब्राहिम और जो 1993 के बम धमाके थे, सिलसिलावार बम धमाके, अगर आप देखेंगे तो उसमें कई चीज़ें ख़तरनाक साबित हुई। और आपने देखा कि अगर वो भी ये भी कहा गया कि जुल्म की वजह से ये किया गया है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या दाऊद इब्राहिम आप फिर दोबारा जुल्म के ख़िलाफ़ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ का जवाब तशद्दुद से नहीं, प्यार और मोहब्बत से दिया जा सकता है, और अमन व अमान से दिया जा सकता है। और यकीन मानिए कि आज हिंदुस्तान को अमन की ज़रूरत है, दोस्ती की ज़रूरत है, प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, नफ़रत की ज़रूरत नहीं है, तशद्दुद की ज़रूरत नहीं है। ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं, आपने देखा कि किस तरह के हालात हिंदुस्तान में पैदा कर दिए हैं, और इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, बल्कि जानवर के नाम पर इंसानों को कत्ल किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद आपने देखा कि प्रकाश अम्बेडकर जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के बेटे हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर गोधरा जैसे वाक़यात करने की कोशिशें हो रही है, और ताकि मुसलमानों को सताया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए और उनका कत्ल किया जाए। वैसे भी आपको बता दूं कि अमरीकी तंजीमों ने यह कह दिया है कि हिंदुस्तान में कत्लेआम के वाक़यात पेश आ सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कत्लेआम होगा या कुछ भी होगा, लेकिन उसका जो नतीजा बरामद होगा वो बहुत ही ख़तरनाक होगा। तो बहरहाल हम यही चाहेंगे, यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान को इस तरह के लोगों से, इस तरह के अनासिर से, इस तरह के फ़िरका परस्त दरिंदों से और इस तरह के टोलियों से महफूज रखे और हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करे। बहरहाल नाज़रीन, एक और अच्छी खबर आ रही है। वो खबर ये है कि काकरोच जनता पार्टी अब कैसे बनी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ने बड़ी मोतबरी से कह दिया कि हिंदुस्तान में जो बेरोज़गार नौजवान है वो काकरोचों की तरह है, और वो काकरोच जो है वो यानी हिंदुस्तान के निज़ाम पर हमले के लिए यानी मीडिया में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं और निज़ाम के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के रहने वाले अभिजीत दीपके जो अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर काकरोच जनता पार्टी का एक यानी तंज़िया तौर पर आगाज़ किया। और आप देखेंगे कि उस पार्टी ने इंस्टाग्राम पर उस पार्टी के फॉलोअर्स 14 मिलियन से तजावज़ कर गए थे, और बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर वो 8.8 मिलियन है, जबकि काकरोच जनता पार्टी के जो अरकान थे उनके यानी फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद 14 मिलियन से तजावज़ कर गई थी। हुकूमत परेशान हो गई, बोखलाहट का शिकार हो गई। और आप देखेंगे कि बीजेपी के जो नाक के बाल होते हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर ये PIL के दाखिल की और कहा कि काकरोच जनता पार्टी पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए, उसके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसे पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक दहशत गर्दाना यानी पाकिस्तान के दहशत गर्दाना तंजीमों के इशारों पर काम कर रही है। जबकि आपको बता दूं कि बेरोज़गार नौजवान और तालीम याफ्ता नौजवान अगर आप उठ खड़े हो जाएंगे तो मोदी हुकूमत क्या, अमित शाह क्या, सबको पीछे हटना पड़ेगा। और आपको ये बता दूं कि मोदी हुकूमत ने जो वादे किए थे कि सालाना 2 करोड़ बेरोज़गार नौजवानों को मुलाज़मतें फराहम की जाएगी, यहाँ तक कि बैरून ममालिक में जो
ब्लैक मनी हिंदुस्तान की है उसे वापस लाएंगे और 15-15 लाख रुपए हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में जमा करवाए जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि ये वादे बिल्कुल या तौर पर नाकाम हो गए। हद तो ये है कि महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और हद तो ये है कि न सिर्फ खाम तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि गैस की कीमत में यानी LPG हो, CNG हो, उसकी कीमतों में भी ज़बरदस्त इजाफा किया गया है और इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। रुपये की कदर गिर रही है डॉलर के मुकाबले में, इसका क्रेडिट भी नरेंद्र मोदी को जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनका जो काम होता है वो करने से कासिर होते हैं। तो बहरहाल इंसान को बातों का नहीं बल्कि काम का होना चाहिए और अगर बात करते हैं तो उसे अमली जामा पहनाना भी आना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, अब नरेंद्र मोदी हुकूमत एक नौजवान अभिजीत दीपके की दुश्मन बन गई है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के साथ साथ उसके हामी जो है, जो भक्त हैं, वो भी अभिजीत दीपके के खिलाफ हो गए हैं। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मफाद आमा के तहत दाखिल की है दरख्वास्त। तो और ये कहा है कि इन तमाम पर पाबंदी आयद कर दी जाए क्योंकि ये मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मुल्क दुश्मन हाथों का खिलौना कौन बने हुए हैं और कब से बने हुए हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो आपको पता चल जाएगा। वैसे नाज़रीन, आपको बता दें कि यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो बानी हैं अभिजीत दीपके, वो उन्होंने पीर को यानी आज कहा है कि वो 6 जून को इंडिया वापस होंगे और दिल्ली में पुरअमन एहतजाज की क़यादत करेंगे, जिसके तहत आपको बता दूं कि उस एहतजाज में वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया जाएगा। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पर एक वीडियो प्याम में दीपके ने अपने हामियों और तलबा से अपील की कि वो दिल्ली में उनके एहतजाज में शिरकत करें और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम मुत्तहिदा तौर पर आवाज़ उठाएं तो यकीनन उसका असर होगा। तो बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि पेटिशन, ये धर्मेंद्र प्रधान के ख़िलाफ़, मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो पेटिशन थी हमारी, उस पर तकरीबन 8 लाख तलबा ने दस्तखत किए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, राहुल गांधी ने भी यही कहा है कि मोदी हुकूमत एक इम्तिहान भी ढंग से नहीं करवा सकती। इसका मतलब आपने देखा कि नीट में किस तरह की धांधलियाँ हुई है। एक मरतबा नहीं है, पहली मरतबा नहीं है, ये दूसरी तीसरी मरतबा धांधली है। CBSE का क्या हालत है आप देखेंगे कि वेदांत नामी लड़का अपना पेपर CBSE से मांगता है, बोर्ड से, कि भाई आप मेरा पेपर बताइए कि आखिर मैंने गलती क्या की है, क्यों मुझे मार्क्स कम आए। तब वो दरख्वास्त देता है तो उसे दूसरा पेपर दिया जाता है दूसरों का, और दूसरों का पेपर हासिल करने के बाद वो फिर सोशल मीडिया पर ये दूसरों का पेपर डालता है और कहता है कि देखो CBSE का हालत देखिए कि पेपर मेरा मैं अपना पेपर मांग रहा हूँ, ये दूसरों का पेपर दे रहे हैं। 20 लाख लोग उसे देखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भक्त हैं, अंधभक्त जो है, उसे पाकिस्तानी और यहाँ तक के दहशतगर्दों से मिला हुआ फलां ये वो कहते हैं, जबकि सिद्धांत का भाई सिद्धांत जो है वो कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक नौजवान को जो CBSE का तालिब इल्म है 12वीं जमात का, उसे इस तरह तुम पाकिस्तानी कहते हो, इस तरह यानी दहशतगर्द कहते हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हारी खामी है, तुम अपने खामियों पर, अपने कमज़ोरियों पर, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तो हिंदुस्तानियों से मुखातिब होते वो कहता है कि हिंदुस्तानियों को जागना चाहिए, हकीकी तस्वीर हिंदुस्तान की क्या है वो देखना चाहिए, हकीकी हालात क्या है वो देखना चाहिए। हकीकत में देखिए कि अगर हिंदुस्तानी संजीदगी से देखें कि हमारे किसानों की हालत क्या है, ख़वातीन क्या हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत में महफूज हैं, अगर ये देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे क्या दलित महफूज हैं, मुसलमान महफूज हैं, ईसाई महफूज हैं, ये अगर इसका पता चला है तो देखा जाएगा। और किस तरह शरद पवार ने और राहुल गांधी ने, अपोजिशन कायदीन ने जिस अंदाज में कहा है, इल्ज़ामात आयद किए हैं मोदी हुकूमत पे कि ये मोदी हुकूमत के अपने हाथों खिलौना बनाए हुए तकरीबन 10 एजेंसियों को, मरकज़ी एजेंसियों को, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी शामिल है, CBI भी शामिल है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट शामिल है, NIA शामिल है, तो बहरहाल ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शामिल है। तो ये जो आज़ादना इदारे हैं उन्हें इस तरह के यानी आप देखिए कि जो सियासतदान हैं, हकीकत में जो सियासतदान मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, तो मैं समझता हूं कि ये गैर समाजी अनासिर में और मुल्क दुश्मन अनासिर में उसका शुमार किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की को वही रोकते हैं जो हिंदुस्तान के गद्दार होते हैं और हिंदुस्तान के दुश्मन होते हैं, और हिंदुस्तान के जो दुश्मन है पाकिस्तान और चाइना, उनके अज़ाइम की तकमील करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके 6 जून को हिंदुस्तान आ रहे हैं और एक ज़बरदस्त वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा दिल्ली में होने वाला है। और आपको ये बता दूं, उन्होंने ये भी कहा है कि नीट है, CBSE है, और CUET है, और SSC है, GD है, और इसमें आपको बता दूं कम से कम 1 करोड़ तलबा
शरीक होते हैं और उन्होंने ये तहरीक बनाई है। अब देखना ये है कि मोदी हुकूमत जो पहले से ही बौखलाहट का शिकार है वो किस तरह अभिजीत दीप के और नौजवान नस्ल का मुकाबला करते हैं, जेनजी का मुकाबला करते हैं या काकरोच या झिंगरों का मुकाबला करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिसने भी झिंगरों की बात की है आज वो पछता रहा होगा कि भाई मैंने बहुत ख़तरनाक गलती कर दी है, बहुत भयानक गलती कर दी है। तो बहरहाल नाज़रीन, मैंने महंगाई की आपसे बात की थी और महंगाई के बारे में आपको बता दें कि मोदी हुकूमत अब महंगाई पर कंट्रोल करने से यानी कंट्रोल करने से दस्तबरदार हो गई है ऐसा लगता है। और आपको ये बता दूं कि इंसानियत के खिलाफ जो जराइम हिंदुस्तान में हो रहे हैं उस पर भी काबू पाने में वो नाकाम हो गई है। हद तो ये है कि फ़िरका परस्ती अपने नुक्ते उरूज पर पड़ गई, नुक्ते उरूज पर पहुंच गई है। महंगाई आसमान को छूने लगी है और इंसानियत तो अलविदा कह रही है। तो आपको बता दूं कि महंगाई मोदी हुकूमत ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। आपको बता दूं कि 1 जून की सुबह से आज सुबह से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 53 रुपये 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा आपको बता दूं कि 5 किलो वाला छोटू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 11 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि भुगतो जो मोदी हुकूमत कर रही है किस तरह पे आवाम के जेब पर डाका डाल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारा हिंदुस्तान कह रहा है और ख़ास तौर पर अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं। कांग्रेस ने तो बहुत ज़्यादा तंज का निशाना बनाया, तनकीद का निशाना बनाया है मोदी हुकूमत को। और आपको बता दूं कि कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में अब तक आप देखेंगे जनवरी से लेकर आज की तारीख तक 7 मरतबा इजाफा किया गया है। आपको ये बताना ज़रूरी है कि 1 जनवरी को नए साल के मौके पर 1 जनवरी को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये का इजाफा किया गया था। और फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 फरवरी यानी 1 फरवरी को दूसरे महीने में 50 रुपये इजाफा किया गया। फिर 1 मार्च को 31 रुपये का इजाफा किया, 7 मार्च को 115 रुपये का इजाफा किया गया और 1 अप्रैल को 218 रुपये का इजाफा किया गया। 1 मई को 993, ये सबसे बड़ा इजाफा था कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में। 19 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये का इजाफा किया गया। फिर उसके बाद 1 जून आज अगर आप देखेंगे कि 53 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया। अगर आप इसका मतलब ये हुआ कि 7 मरतबा जो इजाफा किया है जुमला मोदी हुकूमत ने कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में 1571 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया है। क्या ये आवाम पर जुल्म नहीं है? क्या आवाम के जेब पर डाका डालना नहीं है? ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल आपको नाज़रीन बता दूं कि 1 माह के दौरान इसे छोटा एलपीजी जो होता है 5 किलो का उसे छोटू एलपीजी भी कहा जाता है। तो बहरहाल 1 माह में छोटू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 272 रुपये इजाफा कर दिया गया है या महंगा कर दिया गया है। तो कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत की वसूली जारी है। जबकि आपको बता दूं कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें यानी गुज़िश्ता माह के बरक्स सस्ते हुए हैं। तो इसके बावजूद भी हिंदुस्तान में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसमें बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। खुद हमारे शहर हैदराबाद में 115 रुपये फी लीटर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। जबकि आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में यानी 2014 में 71 रुपये पेट्रोल की कीमत फी लीटर हुआ करती थी, जबकि 55 या 56 रुपये फी लीटर डीजल हुआ करता था। तो किस कदर इजाफा हो गया है। और हद तो यह है कि रुपये की कदर गिरती ही जा रही है और मोदी उसे रोकने में भी नाकाम है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि एसआईआर के बारे में खबर आई है और ये खबर बहुत ही अहम है। जिन लोगों ने अब तक अपनी फैमिली मैपिंग पूरी नहीं की है 2002 एसआईआर की बुनियाद के पर वो बीएलओ को अपनी तफसीलात फराहम कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये बहुत अहम मसला हो गया है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आपको करवाना ज़रूरी है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे अजला में 15 जून से इस मुहिम का आगाज़ होगा, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर 25 जून से ये एसआईआर शुरू होने वाला है जो 24 जुलाई तक जारी रहेगा। तो बहरहाल 15 जून से इस मुहिम का आगाज़ होगा और हतमी जो वोटर लिस्ट है यानी फाइनल वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं आएगा तो इससे न सिर्फ आप हक़ रायदही से महरूम हो सकते हैं बल्कि मुतल्लिक़ा हुकाम जो हैं आपकी शहरियत पर शक व शुबा करते हुए तहक़ीक़ात भी कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि आप देखेंगे 27 मई को सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत उज़्मा का एक फ़ैसला आया है जिसमें यह कहा गया है कि एसआईआर से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फ़ैसला बरकरार है और ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि फ़हरिस्त राय दहिंदगान से जिन लोगों के नाम हज़फ किए गए हैं मुश्तबा शहरियत की बुनियाद पर उन्हें सिटीज़न शिप एक्ट 1955 के तहत
آپ کو بتا دوں کہ جو مجاز اتھارٹی ہے اس سے رجوع ہونا ہے اور قانونی فیصلہ حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تو بہرحال ناظرین بہت ہی یہ سنگین مسئلہ ہے SIR کا، آپ اس کو ایزی مت لیجئے۔ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے بطور خاص جو 14 GHMC کے 14 اسمبلی حلقے ہیں ان مسلمانوں کی نمائندے ان حلقوں کے مسلم رائے دہندوں کی خاص طور پر رہنمائی کے لیے، ویسے بھی کوئی بھی مذہب کا ماننے والا آ سکتا ہے، رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن خاص طور پر مسلم رائے دہندے خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، ان میں شعور نہیں ہوتا اور نیند سے بیدار عین وقت ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر ہم نے یعنی عامر علی خان صاحب نے سیاست ہب فاؤنڈیشن کے ذریعے ایک روزنامہ سیاست کے احاطے دفتر کے احاطے میں سیاست ہب فاؤنڈیشن قائم کیا ہے، اور اس فاؤنڈیشن میں آپ دیکھیں گے کہ روز اچھی خاصی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ SIR میں آپ کا نام کیسے لکھایا جائے، اگر یعنی 2002 SIR میں آپ کا نام نہیں ہے تو آپ اپنے والدین کیا نام کے ذریعے اپنا نام فیملی میپنگ کروا سکتے، نام کی فیملی میپنگ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے والدین کا نام آپ کا نام یا آپ کے والدین کا نام SIR میں نہیں ہے تو پھر آپ کے نانا نانی کا نام ہوگا، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر دادا دادی کے نام سے بھی آپ فیملی میپنگ کروا سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے دادا دادی کا نام بھی، تو پھر آپ دفتر سیاست آئیے، ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ناظرین حیدرآباد میں بوتھ لیول جو آفیسر ہیں ان کی جانب سے 25 جون سے گھر گھر وزٹ شروع ہوگا، یعنی گھر گھر پہنچیں گے اور 24 جولائی تک یہ عمل باقی رہے گا۔ تو بہرحال آپ لوگ بہت ہی احتیاط سے رہیے اور اس سلسلے میں فیملی میپنگ کروا لیجئے۔ ویسے بھی آپ BLO کو اپنی تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ماں باپ نانا نانی دادا دادی کے نام سے بھی آپ فیملی میپنگ کروا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ دوسری جو مہم تھی SIR کی 12 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں، وہ تو مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہی تو مغربی بنگال اسمبلی الیکشن ہوئے، پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں بہار ہوئے، بہار میں 66 لاکھ اور مغربی بنگال میں 90 لاکھ لوگوں کے نام حذف کر دیے گئے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور بچ کے ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ ویسے ناظرین ہم ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اس خبر کا تعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ اکثر آپ نے سڑکوں پر دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ گاڑی چلاتے ہوئے فون پر بات کرتے ہیں، اور ایسے بات کرتے ہیں جیسے بہت بڑی ایمرجنسی آ گئی، کوئی گھر میں آگ لگ گئی ہو، گھر تباہ و برباد ہو گیا ہو، یا پھر کوئی راہ فرار اختیار کر لی ہو۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہوتی ہے ایمرجنسی کے بارے میں، آپ دیکھیں گے ایک سر کے بیچ میں اور گردن کے بیچ میں آپ یہ فون رکھتے ہیں دبا کر، اور اس سے ایسی بات کرتے ہیں کہ بیچاروں کو بہت بڑا یہ بڑے ترم خاں ہیں، بڑے تیسمار خان ہیں، اور یہ کچھ اہم بزنس میٹنگ کی چل رہی ہو یا انٹرنیشنل لیول پر، اور کانفرنسنگ میں ان کو لے لیا گیا ہو، ایسے معتبری سے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو ہاتھ پیر توڑواتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کروا لیتے ہیں۔ تو یہ بیوقوفی ہے، دانشمندانہ حرکت نہیں ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ IPL کا کل فائنل کھیلا گیا، اور IPL فائنل آپ نے دیکھا کہ کس طرح رائل چیلنجرز بنگلور نے کامیابی حاصل کی۔ وراٹ کوہلی نے 75 رن ناقابل تسخیر رن بنائے، اور ان کی وجہ سے مسلسل دوسری مرتبہ رائل چیلنجرز بنگلور کو IPL چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ چنئی سپر کنگز اور پھر ممبئی انڈینز نے بھی یہ دو مرتبہ یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ لیکن آپ کو بتا دوں واقعہ یہ ہے کہ جگتیال ضلع میں 3 نوجوان جو ہے وہ تھار گاڑی میں جا رہے تھے، جن کا نام نویش، اشون اور ارون ہے۔ ارون گاڑی چلا رہا تھا، اور یہ فائنل میچ بڑی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ تو بہرحال یہ موبائل فون پر میچ دیکھ رہے تھے، اور یہ نوجوان سڑک سے ہٹ گیا اور گاڑی جو جا کر وہ بولی میں گر گئی، اور بولی میں گرنے کے ساتھ ہی 2 جو نوجوان تھے اشون اور نویش، وہ تو زخمی ہونے کے باوجود بھی وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ارون وہاں پر غرقاب ہو گیا اور پھر اس کی موت ہو گئی۔ تو آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ حرکتیں اس قطع کی غفلت نہیں برتنا چاہیے، کیونکہ حادثے جو ہوتے ہیں وہ سیکنڈز بھی نہیں لیتے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو ہم نے کئی خبریں سنائی ہیں، اور بہت ہی اچھی خبریں بھی تھیں اس میں، اور افسوسناک خبریں بھی تھیں، کیونکہ فرقہ پرستی جو ہے وہ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ رہی ہے۔ ویسے بھی ناظرین کولکتہ کے قریب آپ کو بتا دوں کہ ایک مسلم داماد کو ہندو بنانے پر BJP والوں نے زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں جو رپورٹس منظر عام پر آئی ہے، میڈیا رپورٹس میں بتایا
गया है कि ज़ईफ़ुल उमर जोड़ा अपनी एक छोटी बेटी के साथ रहता है और छोटी बेटी की शादी 10 साल कबल एक मुस्लिम नौजवान से हुई। और ये आज टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आज ये बीजेपी के लोग पहुंचे और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग पहुंचे और जिनका ताल्लुक बीजेपी मुबैना तौर पर बीजेपी से है। उन्होंने लफ्ज़ जिहाद की बात की और कहा कि ये लफ्ज़ जिहाद है, हो सकता है कि इस घर में नमाज भी पढ़ी जा रही है और ये बस्ती जो है हिंदुओं की है। तो बहरहाल कभी मगरब बंगाल में इस तरह के वाक़ नहीं होते थे। अब आप देखेंगे कि किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं और किस कदर हालात ख़राब हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान को इस तरह के हादसा से, इस तरह के वाक़यात से महफूज रखे और ख़ास तौर पर जो तासुब, जानिबदारी और इम्तियाज़ी सलूक की बीमारी और इसकी जो वबा है हिंदुस्तान को अपनी लिपेट में ले रही है, अल्लाह ताला उस वबा से भी हिंदुस्तान को महफूज रखे। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।